जो हमारे पास ज्यामिति समावता है उसमें भी दो कंडीशन है। एक है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और कोऑर्डिनेशन 4 और कोऑर्डिनेशन 6 वाले हमने पढ़ लिए थे। 6 में क्या था, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेटा उनको हम अष्टफलकीय कहते हैं। उनमें क्या होती है, 8 फलक होती है, उनको कहा जाता है अष्टफलकीय। और जिनमें 4 होते हैं उनकी जो होती हैं चतुष्फलकीय होते हैं, चतुष्फलकीय, है ना, यानी कि टेट्राहेड्रल। ये दो प्रकार की संरचनाएं होती इसमें, है ना। तो अब हमने ये चतुष्फलकीय वाला लोक वाला वो पूरा पढ़ लिया था। अब जो हमारे पास अष्टफलकीय संरचनाएं हैं, अष्टफलकीय संरचनाओं में यदि हम पहला पार्ट देखते हैं तो अष्टफलकीय संरचनाओं में होता है MA2B2, ठीक है ना। या हम इसको दूसरा रूप भी कह सकते हैं, इसको कहा जाता है MA2V4 प्रकार के, है ना। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया था आपको कि COCl2 और NH3 होल 4, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पर क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी ये कैसे होगी, अष्टफलकीय होगी। इसका एक उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे बीच में कोवार्ड और अष्टफलकीय संरचना कैसे होगी, देखो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से बना होता है, 8 फलक हो जिसमें एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ, है ना। और इनमें जब ये एक ही तरफ हो, एक ही तरफ का मतलब एक साइड में हो, तो हम उसको कहते हैं अष्टफलकीय संरचना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए Cl यहाँ हो और इस वाली पोजीशन पर हो, और बाकी क्या होगा, जैसे यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर भी हमारे पास NH3 है ना, इस वाली पोजीशन पर भी NH3 है, यहाँ पर भी NH3, इन सभी जगहों पर NH3 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको बोलेंगे समपक्ष रूप, सब एक ही तरफ, समान पक्ष एक ही तरफ है। और जबकि दूसरा इसी का रूप यदि हम देखें, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पूरे पर क्या होना है, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। दूसरा यदि यहां पर बनाए कोवार्ड, मान लीजिए इस प्रकार की संरचनाएं बनी हुई है ना, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। मान ली एक Cl यहां लगा दो, Cl यहां लगा दो, बाकी सब तरफ NH3, सभी साइड्स पर NH3 लगा दो। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी ये विपक्ष रूप होगा, इसमें भी क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा MA2 और B2, या B2 नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें MA4 होगा और B2 आएगा, या इस प्रकार से। तो M4, देखो M हमारे पास 4 हो सकते हैं, देखो, या A2 ये वाला हो सकता है, MA2Cl2 हो गया और B4 हो गया, इस टाइप से बना। इसी प्रकार से दूसरा वाला था, ये है, यदि हम इसमें दूसरा देखेंगे तो दूसरा है बेटा इसमें MA3 और B3, है ना। इसके एग्जाम्पल जो हैं A भी 3 होंगे और B भी 3 होंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे पास है COCl3 और यहाँ पर होगा NH3 की होल थ्राइस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, A भी 3 है
जो बी भी है वो भी 3 है, तो दोनों 3 3 है इसमें। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखो हमने बीच में कोबाल्ट लेना है, ठीक है ना, इसके 4 डायरेक्शन में देखो इस प्रकार से बना हुआ है। और इसमें क्या होगा, इसमें NH3 हम 3 एक साइड लगा देते हैं, देखो एक NH3 ये लगा, एक NH3 यहाँ पर और एक NH3 नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये तीनों NH3 आ गए। और जो Cl होंगे, एक Cl ऊपर की तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसको बोलेंगे समपक्ष रूप, सिस फॉर्म हम जिसको कह रहे थे, सिस फॉर्म। यदि हम इसी का रूप ट्रांसफॉर्म में देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म में कैसे आ जाएगा, देखो बीच में हमने कोबाल्ट लिया और ऐसे करके हमने इसको बना लिया। देखो इनमें क्या होगा बेटा, देखो जो ऊपर की तरफ होगा Cl, इस तरफ Cl और यहाँ नीचे की तरफ एक Cl होगा और बाकी NH3 जोड़ देंगे। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सब अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो इसको ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है बेटा, प्रत्येक उसके अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये तो 6 जिनका कोऑर्डिनेशन है उनसे बनने वाले यौगिक हैं। इसी प्रकार से और भी यौगिक हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं। जैसे और कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकते हैं MAA की होल ट्वाइस और B2। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होगा Cl2 और En की होल ट्वाइस और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो बेटा ये 4 के बराबर होता है, इसमें डबल है ना 2 E2, ये वाला है। इस प्रकार की संरचनाएं बना सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कौन सा वाला, जिसको हम कह सकते हैं ये है अष्टफलिकीय वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो समावता है वो है प्रकाशिक समावता। ये तो था ज्योमेट्रिकल, और दूसरी जो हमारे पास है वो है प्रकाशिक समावता। प्रकाशिक समावयवता, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं बेटा। आइसोमेरिज्म, अब ये ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहां पर क्या होता है, इसको समझने से पहले 2-3 चीजें हमें पहले समझनी होगी। जो प्रकाशिक समावता होती है ये हमेशा प्लेन पोलराइज यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार भिन्न होता है। इनका व्यवहार भिन्न होता है बस, यानी कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा उसके प्रति इनका व्यवहार क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, ठीक है ना। इनका व्यवहार क्या होना है, भिन्न होना है। कैसे, अब पहले समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या, आप लोगों ने साधारण प्रकाश देखा होगा, कुछ चीजें हमें समझना हो जरूरी होता है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या हुआ, तो पहले देखा होगा साधारण प्रकाश। साधारण प्रकाश देखा आप लोगों ने, साधारण प्रकाश हम उसको बोलते हैं जो सूर्य से आता है। और इस सूर्य से आने वाले जो प्रकाश होता है इसकी क्या विशेषता होती है बेटा, ये जैसे एक किरण होगी ये फैलता है ऐसा, फिर ये किरण यहां से आई फिर ये फैली ऐसे, ये प्रकाश फैलता है।
फैलने का मतलब क्या है, हमारे पास यदि एक छोटा सा छेद हो और सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा हो तो ये ऐसे फैलते हुए दिखाई देगा हमें, ऐसे उसकी लाइन पड़ती है, ऐसा फैल जाता है ना। इसके ये बहुत सारी दिशाएं होती है, इसको बोलते हैं साधारण प्रकाश। जब हम इस साधारण प्रकाश को निकल प्रिज्म से गुजारते हैं, देखो निकल प्रिज्म हमने लिया, इससे गुजारते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी दिशा एक जैसे हो जाती है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसकी क्या दिशा क्या होती है, एक ही होती है, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है बेटा, यहाँ पर कहते हैं इसको हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ये बात समझ में आ गई कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या हुआ, जिस एक ही दिशा में, जैसे आप लोगों ने लेजर टॉर्च देखी होगी तो सीधी रेखा में जाते हैं, ऐसे इधर उधर नहीं भटकते, तो उस प्रकाश को हम कह सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना। और इस समतल ध्रुवित प्रकाश की प्रति इनका व्यवहार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ये अलग प्रकार से दिखाते हैं। ये क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। कैसे, अब इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा बेटा कि इनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। व्यवहार भिन्न भिन्न का मतलब ये क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में शो दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं समतल ध्रुवित, है ना, ये तो समझ में आ गया। यानी कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं या दाएं दिशा में घुमाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी। यदि आपसे पूछा जाए प्रकाशिक समावता किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वैयगिक। प्रकाशिक समावता की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वैयगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं या दाएं घुमा देते हैं। घुमा देते हैं वो क्या कर लेते हैं, प्रकाशिक समावयवी। और इस गुण को कहते हैं बेटा प्रकाशिक समावता। इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशिक समावता। अब कैसे घुमाते होंगे देखो, जैसे इसमें क्या होगा, एक तो विशिष्ट, ये तो परिभाषा होगी। दूसरा इसमें क्या है बेटा, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, है ना। जैसे माना यदि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम अपने को यदि दर्पण पे देखेंगे तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब हुआ। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना, और हमारी परछाई यहाँ बन रही, तो एक तो हम हो गए, और एक जो दर्पण पर बन रहा हमारा चित्र है वो क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। वो क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। एक तो हम है और एक जो हमारा चित्र दर्पण पे दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। यदि हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ अंतर आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ है, ये अंगूठा है ना, ये उंगलियां, बाकी उंगलियां ऐसे, थोड़ा ऐसे, फिर ऐसी, फिर ऐसी, है ना, ये उंगलियां मान लीजिए। तो यदि हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो सबसे पहले छोटी ये वाली उंगली आएगी, फिर ये बड़ी थोड़ी सी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर इधर, फिर अंगूठा, है ना, अंगूठा दूर होगा। यदि हम इसके इस हाथ को इसके हाथ के ऊपर रखेंगे तो ये जो है क्या नहीं होगा, एक दूसरे को छुपा नहीं पाएगा। अध्यारोपित का मतलब छुपा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रतिबिंब, या अध्यारोपित नहीं कर सकते हम एक दूसरे को ऊपर, ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं कि इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है, और यानी कि हम उसको उसके ऊपर नहीं छुपा सकते, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं छुपाया जा सकता है इनको, यानी कि एक दूसरे के पीछे नहीं छुपाया जा सकता इसको, है ना। एक दूसरे को दर्पण प्रतिरूप हो गया और जो उसका ओरिजिनल प्रतिरूप हो गया।
ये सममिति नहीं होते, इन प्लेनर नहीं होंगे, ठीक है ना। इनकी चतुष्फलकीय हो सकती है और अष्टफलकीय इनकी संरचना हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं बेटा इसमें समन्वयी संख्या 4 वाले, जिनमें क्या होगा, समन्वय संख्या 4। समन्वय संख्या 4 वाले की जो संरचना होगी वो कैसे होगी, वो होगी चतुष्फलकीय। जैसे हमने अभी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, ज्यामितीय समावर्तन, चतुष्फलकीय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना। तो इसमें देखो जो ऐसे संकुल होंगे जिनमें क्या होगा, केंद्रीय परमाणु क्या होते हैं, असममित द्विदंतुक लिगेंड द्वारा जुड़े हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रकाशिक समूह भी कह सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं बेटा, यहाँ पर लेते हैं, इसका जो पहला है ये है MaB2 है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है Ni, निकिल है, और निकिल को 2 फॉर्म में जोड़ा गया, ये जोड़ा गया CH2 NH2 और CO नेगेटिव, इसकी होल ट्वाइस, इसकी होल ट्वाइस। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते बेटा है ना। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, देखो निकिल को हमने यहाँ पे लेना, निकिल लिया, इससे जुड़ने वाले कौन सी होगी, देखो इधर की तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, फिर क्या है, C डबल बॉन्ड O है, फिर नीचे की तरफ क्या है, CH2, फिर इधर की तरफ क्या है आगे, फिर यहाँ पर NH2, फिर NH2 से एक एरो बना हुआ है, ये एरो से जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो इस तरफ की तरफ देखेंगे तो CO, चलो ऑक्सीजन हमने पहले लिया, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद CH2। इसको ध्यान से देखना बेटा, बहुत सारा ले, और यहाँ पर NH2, और इसको हमने एरो से ऐसा जुड़ा हुआ। अब देखो ये तो था हमारे पास डी समावेगी है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं, इसमें कौन सी लाइट डालते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश डालते हैं, तो इसका आकार ये क्या कर देता है, इसके तल को बदल देता है, किसको, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बदल देगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने CO यहाँ बनाया, चलो इसको थोड़ा चेंज करके बनाते हैं तभी पहचान में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। मान लीजिए हमने इस ऑक्सीजन को ऊपर न लगा करके इधर की तरफ लगा देते तो वो पहचान में आ जाएगा। देखो अब इस सबसे नजदीकी वाला है बेटा, तो ये क्या आएगा, देखो C के डबल बॉन्ड ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर आगे जाएगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ है ना, ये वाला, फिर C की तरफ CH2 नीचे, ये वाला बना रहा हूँ मैं, इधर वाला, ठीक है ना। फिर इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, NH2 होगा, फिर इधर की तरफ आएगा, यहाँ पर निकिल है, ये निकिल है, और इससे देखो CO आया, ऑक्सीजन आया और ऐसे जुड़ गया। अब उसके बाद यहाँ से शुरू होगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ आएगा, C ये आ गया, लेकिन ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर क्या आया, CH2 आया, फिर CH2 के बाद आया यहाँ पर NH2, और ये एरो ऐसे। तो ये देखो बेटा, ये क्या हमारे पास है, ये L फॉर्म है। जब हमने पहले उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, लेकिन जब हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को इस पर डाला तो उसका क्या आ गया, ये दूसरा फॉर्म, L फॉर्म आ गया। ये D फॉर्म है और ये क्या है, L फॉर्म। जैसे हमने उस समतल ध्रुवित प्रकाश, पहले ऐसा था और जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश को डाला वो ऐसा हो गया। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होंगी वो क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समूह। यानी कि उसमें क्या होगा, जैसे प्रकाश पड़ेगा वो दूसरा चीज चेंज कर देगा उसको, ठीक है ना। दूसरा है बेटा इसमें अष्टफलकीय, जिसमें 8 फलक वाले यौगिक कौन से हो सकते हैं, तो अष्टफलकीय यौगिक में यहाँ पर होगा M,
डबल ए की होल थ्राइस। इसको हम अष्टफलकीय लिख लेते हैं, अष्टफलकीय। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेटा, है ना, देखो इसमें 6 है, समन्वय संख्या 6 है। देखो 3 3 3 2 ये हैं, तो 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, कोबाल्ट है बीच में और ईएन है, ईएन की होल थ्राइस, और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रखना, ईएन पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो 2 का 3 गुना 6 हो जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत, जैसे हमने बीच में कोबाल्ट लिया है ना, और कोबाल्ट को देखोगे तो अष्टफलकीय ऐसे चित्र बनता है हमारे पास, है ना। अष्टफलकीय तो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं अष्टफलकीय। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर, एक लाइन ऊपर की तरफ, एक लाइन नीचे, ऐसे तो होते है ना। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ईएन जुड़ेगा, इथाइलिन डायमीन, है ना, तो वो ऐसे जुड़ेगा। एक ईएन यहाँ जुड़ा, दूसरा जो ईएन है वो कहाँ जुड़ा, वो इस पे जुड़ा। देखो एक ईएन यहाँ जुड़ा, और जो तीसरा ईएन है वो कहाँ जुड़ेगा, इस वाले पे। ऐसे करके स्ट्रक्चर बना। अब देखो इसका प्रतिबिंब रूप कैसे होगा, जब हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस, मान लीजिए बीच में शीशा रखा हुआ, तो सबसे पहले तो ये आना आएगा, ये वाला, ये वाला। फिर यहाँ पर आएगा, देखो कैसे ऐसे बना हुआ है, हम इसको स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं। बीच में कोबाल्ट है, देखो इसने क्या किया, ये पहला वाला स्ट्रक्चर तो सेम ऐसे बन जाएगा, ये बन गया, है ना। और इसमें कोबाल्ट की तरफ एक ऊपर की तरफ आ जाएगा, एक नीचे की तरफ होगा, है ना। और यहाँ देखो इसमें क्या होगा, ये किस तरफ आएगा, ये आएगा बेटा इस तरफ, ये ऐसे करके, है ना, ये इधर की तरफ था, है ना। ऐसे करके स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और जो दूसरा वाला है देखो, वो यहाँ आएगा। तो देखो ये प्रतिबिंब रूप हो गया, इसका प्रतिबिंब रूप, ये डी फॉर्म होगा और ये क्या होगा, एल फॉर्म होगा। ये लिवियो रोटेटरी होगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, है ना। एल और डी का मतलब ये होता है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं बनाएंगी, ये बनाएगा हमारे पास कौन सी वाली संरचना, अष्टफलकीय। तो ये है बेटा हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार की समावयवी, एक दो और भी हैं। चलो पहले इतना याद रखिएगा, इतना पढ़ना आप लोगों ने, कि इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसमें अगला जो पार्ट है इसका, वो है काफी इंपॉर्टेंट, आबंधन। इसको हम शुरू करना चाह रहे थे पहले, कि आबंधन होता क्या है, ठीक है ना। देखो आबंधन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक थ्योरी है और उसका नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। ये वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत के अनुसार देखोगे तो वीबीटी है क्या, पहले हम इस सिद्धांत को पढ़ेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है ना। इसको वीबीटी भी कहा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्ता बंध सिद्धांत या संयुक्ता आबंध सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, है ना। और ये किसने दिया होगा, सबसे पहले हम, ये साइंटिस्ट थे हमारे पास, ये थे लाइनस पॉलिंग, ये दिया लाइनस और पॉलिंग, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वीबीटी का सिद्धांत दिया। किसने दिया बेटे, लाइनस पॉलिंग ने वीबीटी का सिद्धांत, है ना। और इस सिद्धांत के अनुसार कुछ इन्होंने क्या किया, ये जो संकुल यौगिक होते हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उन्होंने कहा कि इनकी जो संरचना है, यौगिकों की संरचना और चुंबकीय गुणों की व्याख्या की उसने। पहला काम इसने क्या किया, इसने एक काम किया कि जो इनकी संरचनाएं थी, इस सिद्धांत जो हमने वीबीटी के अनुसार है, तो वीबीटी में क्या कहा गया
बीबीटी में जो लाइनस और पॉलिंग ने दिया, एक तो हमारे पास जो सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक, है ना, इनकी उन्होंने क्या की, एक तो संरचना के बारे में बताया, इनकी संरचना कैसे होगी, और दूसरा चुंबकीय गुण। मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है, और उसमें दो चीजें हमें इन्होंने बताया। एक तो बताया उन्होंने, कहा इसकी संरचना कैसे होगी और इसमें चुंबकीय गुण होगा या नहीं होगा, ये कौन सा अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, इन दो चीजों पर इन्होंने बात की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सहसंयोजी सिद्धांत किस पर आधारित है। एक तो है यौगिकों की संरचना पर, सहसंयोजी यौगिकों की संरचना पर, और उनके चुंबकीय गुणों पर। तो पहला इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि जो पहला पॉइंट था इनका, इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु जिसे हम जानते हैं, कौन सा वाला, केंद्रीय, केंद्रीय धातु परमाणु, इसे तो हम लोग जानते हैं, जो बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, अपनी ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं। ये क्या करता है, जो उनकी ऑक्सीकरण संख्या है, मान लीजिए किसी की 4 है, तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और फिर धनायन ग्रहण करेगा। मान लीजिए हमने कहा Fe और Cn की होल 4 लिख लिया, Cn की होल 4 लिख लिया। अब हमने देखा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है ना, यहाँ पर इसके अनुसार, खैर इसके अनुसार तो अलग होगा, यहाँ पर देखोगे तो Fe पे क्या है, 4 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन संख्या के अनुसार त्यागे। तो ये क्या कहता है कि जितनी उसकी ऑक्सीजन संख्या होगी, उसी के अनुरूप क्या होगा, वो धनायन ग्रहण करेगा। पहला नियम केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरा कहता है, बेटा देखो दूसरा क्या कहेगा, इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, उनसे लिगेंडों के साथ बंध बनाने के लिए आवश्यक संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु है, अब मान लीजिए यहाँ हमने कहा Cn कितने जुड़ रहे हैं, इसमें 6 जुड़ रहे हैं, तो इन 6 के लिए ये लिगेंड से बेटा, इन 6 के लिए ये रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा कौन, सेंट्रल मेटल आयन। पहला काम तो इसका कि कितने धनायन आएंगे, जितने उसमें ऑक्सीकरण संख्या होगी। दूसरे में क्या होगा, इन लिगेंड्स के लिए वो क्या करेगा, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा कौन, केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, जिनकी संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या या संकरण पर निर्भर करेगी। जो समन्वय संख्या इसकी जैसे 6 है तो 6 उपलब्ध करवाएगा। और रिक्त जो कक्षक होंगे बेटा, ये जो रिक्त कक्षक होंगे, ये क्या होंगे, संयुक्त होकर के समान ऊर्जा व आकृति में नए कक्षक बनाते हैं। ये क्या करेंगे, जो रिक्त कक्षक होंगे समान ऊर्जा होगी उनकी, और आकृति में क्या होंगे, नए होंगे, है ना, वो नए यौगिक बनाएंगे। पहला काम तो इसने क्या करेगा, धनायन बनाएगा अपने आप को। दूसरा क्या करेगा, जो लिगेंड्स है उनके लिए जगह बनाएगा। और जगह कैसे बनाएगा कि जो जगह होगी वो समान ऊर्जा वाली होगी, उनका संकरण भी समान होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग वाले होंगे, है ना, नए कक्षक बनाएगा। तीसरा पॉइंट है कि जो संकरित कक्षक होंगे, माना जो रिक्त कक्षक होंगे, जो ये कौन बनाएगा, देगा हमें, सेंट्रल मेटल आयन, है ना। वो कहता है कि लिगेंड्स क्या करेगा, दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म को, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षकों को अतिव्यापित करेगा। यहाँ पर चले जाएंगे वो सारे के सारे, ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना, ये चले जाएंगे और उपसंयोजक बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उपसंयोजक बंध। जैसे मान जो इस यहाँ से आएंगे, इसके पास जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म, वो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, इन कक्षकों का अतिव्यापन करेंगे और उनसे क्या बनाएंगे, उपसंयोजी बंध बनाएंगे। और इन बंधों की जो ऊर्जा होगी वो समान, ये दिशात्मक हो सकते हैं, ठीक है ना, कैसे होंगे, दिशात्मक, डायरेक्शनल होंगे। और इनमें क्या होगा,
इनकी जो आकृति होगी वो निश्चित होगी। ठीक है ना। अभी हम डिटेल में चलेंगे बेटा इसमें। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा, जो फोर्थ पॉइंट है, उन्होंने कहा जो चौथा पॉइंट है कि मान लीजिए संकरण में जो है, यदि संकरण है, संकरण तो आप लोग जानते होंगे बेटा, संकरण क्या होते हैं। मान लीजिए संकरण में क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, मान लीजिए जो डी कक्षक होंगे, है ना, बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं, जो बाहर वाले डी कक्षक हैं वो भाग लेते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि बाह्य संकुल क्या होगा, जो चक्रण मुक्त संकुल उच्च चक्रण संकुल में चले जाते हैं। यानी कि इससे क्या होगा कि जो, क्योंकि बाहरी है, बाह्य डी कक्षक तो बाहर वाला होता है ना। तो इसमें जो क्या होंगे, जो कक्षक बाह्य कक्षक जो संकुल होंगे या चक्रण मुक्त संकुल होंगे वो उच्च संकुल में चले जाते हैं। इनमें मैंने बताया था कि स्प्लिटिंग होती है, एक तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और कुछ नीचे की तरफ। तो जो बाहर वाले होंगे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। यदि आंतरिक कक्षक वाले हैं, डी कक्षक भाग ले रहे हो, तो आंतरिक कक्षक संकुल जो है और चक्रण युग्मित संकुल ये निम्न की तरफ चले जाएंगे। यदि माना बाह्य वाला हुआ तो कहाँ चले जाएंगे, उच्च वाले में, और यदि आंतरिक वाला हुआ तो निम्न में चले जाएंगे। ये दो है। यहाँ पर क्या होगा कि जो डी कक्षक के क्या होंगे, यदि मान लीजिए दो कक्षक होंगे बेटे, यहाँ पर यदि बाह्य कक्षक भाग लेंगे तो क्या होंगे, ये उच्च चक्रण में चले जाएंगे, और आंतरिक कक्षक भाग लेंगे, है ना, और ये किस में चले जाएंगे, निम्न वाले। तो दो पॉइंट याद रखिए, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम आगे पढ़ रहे होंगे इसको। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। एक और पॉइंट है इसमें, पांचवा, कि यदि मान लीजिए लिगेंड्स प्रबल है ना, यदि क्या है, लिगेंड्स प्रबल है, प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म बताता है, तो क्या होंगे, धातु आयन की जो इलेक्ट्रॉन है वो पुनर्विन्यास करके अयुग्मित को युग्मित बना देंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारे पास लिगेंड पर्पल वाला CN पर्पल लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो ये क्या करेगा, इनको इधर युग्मित कर देगा, इधर की तरफ खिसका देगा पर्पल वाला। और यदि दुर्बल वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, युग्मित कर देता है। जिनकी संख्या क्या होगी, डी कक्षक संकरण में भाग लेने वाले उपलब्ध कक्षकों में हो जाते हैं। जितने कक्षक उसमें उपलब्ध हैं उनमें क्या करेंगे, ये युग्मित हो जाएंगे, है ना, और चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देगा, कम कर देगा। जिससे क्या होगा, निम्न चक्रण संकुल बनता है। कैसे बनेगा, निम्न, जो मैंने अभी कहा था, अभी निम्न वाला, ये आंतरिक वाला है ना, ये निम्न चक्रण बनेगा। ठीक है ना। और यदि लिगेंड क्या है, दुर्बल है, तो ये अयुग्मित ही रहेंगे, तब फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। तब कैसे रहेंगे, तब ये अयुग्मित ही रहेंगे। ठीक है ना। और ये कैसा होगा, उच्च संकुल हो जाएगा, उच्च संकुल बनाएंगे। तो ये कुछ नियम थे। अब हम शुरू करते हैं बेटा पहले कुछ स्ट्रक्चर से। इनके नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, पहले इनकी देख लेते। दुर्बल लिगेंड देखो एक बार, दुर्बल लिगेंड याद रखना है आपको। जो दुर्बल लिगेंड्स हैं वो याद रखने, कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, एक तो हमारे पास आयोडीन हो गया, ब्रोमीन है माइनस, क्लोरीन माइनस है, फ्लोरीन माइनस है, OH माइनस है, ठीक है, C2O4 2 माइनस, H2O ये भी दुर्बल में आएगा। ठीक है ना। प्रबल लिगेंड्स कौन से होंगे, प्रबल को पहचान लो, प्रबल कौन से होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास NCS माइनस, पेरिडीन, NH3 प्रबल है बेटा, है ना, NH3 ज्यादा है। EN इथाइल डायमीन, बाइप्रेडीन, ठीक है ना, NO2 माइनस, CN माइनस, देखो प्रबल लिगेंड CN माइनस, और कोबाल्ट,
कार्बन मोनोऑक्साइड, ये परवल लिगेंड्स। ये क्या है हमारे पास? परवल लिगेंड्स। तो हमने लिगेंड्स को भी पहचान ली, ठीक है ना। परवल लिगेंड होंगे तो क्या काम करने वाले। तो ये हमारे पास क्या है? सहसंयोजी सिद्धांत। ये लिखने हैं बेटा आपको पॉइंट, यदि आता है कि सहसंयोजी सिद्धांत क्या है तो ये लिखने हैं आप लोगों ने, है ना। कभी कभी पूछ लेता सहसंयोजी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने उसमें लिखने हैं, है ना। वैसे तो सभी को लिख लीजिए, लेकिन यदि सामने लिख सकते हो तो कुछ लिख लीजिए। उसके बाद देखो बेटा इसमें क्या कहता है, एक पॉइंट जो और है 7वां, ये कहता है लिगेंड के पास क्या होता है? एकाकी युग्म होता है। एकाकी युग्म का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है उसके पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके पास? लिगेंड के पास। लिगेंड के पास क्या होता है? लोन पेयर। इसको हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन। किसके पास होता है बेटा? ये होता है लिगेंड के पास, है ना। कम से कम क्या होगा, जो लिगेंड होगा उसके पास क्या होगा? न्यूनतम एक कक्षक आवश्यकता होती है। यदि एक लिगेंड को हमने जोड़ना है तो उसके लिए एक कक्षक की आवश्यकता होती है ना। जो धातु परमाणु रिक्त संकरित कक्षा के साथ अतिव्यापन करता है, ठीक है ना। और ये क्या करेगा? और इस सिग्मा बंध बनाते हैं। कैसे बंध बनाते हैं? सिग्मा। ये देखो बेटा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एस बॉन्ड बनते हैं, है ना। लिगेंड्स क्या करेगा? मेटल की तरफ एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ठीक है। और इसके अलावा धातु के इलेक्ट्रॉन युग्म, जो धातु के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो असंकरित, यानी कि मतलब उनका संकरण नहीं होता, डी कक्षक, लिगेंड के रिक्त विपरीत कक्षाओं में अतिव्यापन करते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। यदि मान लीजिए इसमें हमने कहा कि कुछ ऐसे यौगिक जो संकरित हो जाते हैं वो तो क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। जो संकरित नहीं होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होंगे जिसमें बोलते हैं बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, पश्च बंध, ठीक है ना। और इस प्रकार से बनने वाले जो क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, है ना। अब इसमें एक और चीज है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है इसका 9वां पॉइंट। वो कहता है कि यदि मान लीजिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, किसके पास? संकुल यौगिक के पास क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उससे क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से हम पहचान पाएंगे कि वो कैसा है? अनुचुंबकीय है। देखो चुंबकीय गुण भी बता दिए इसने, कैसे? अनुचुंबकीय। और यदि युग्मित हो गए, यदि युग्मित होंगे तो कैसे होगा? प्रतिचुंबकीय। तो इससे हम पहचान पाएंगे, स्ट्रक्चर से भी हम पहचान पाएंगे कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है ना। ये सारे नियम हम अभी देखेंगे बेटा, है ना। ये देखो संकुल यौगिक के बारे में ये तो था हमारे पास। ये किसने दिए सारे पोस्टुलेट? ये दिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इनका उपयोग देखते हैं कि यहाँ कहाँ पर उनका उपयोग होता है। तो पहला इनका उपयोग है, देखो एप्लीकेशन ऑफ बीबीटी। बीबीटी हमने पढ़ा क्या क्या चीजें होती। अब ये कह रहा है देखो अष्टफलिकीय संकुल जिनकी समन्वय संख्या 6। तो देखो बेटा पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना। तो देखो अब हमें सीखने की चीजें हैं, ध्यान से देखना आप लोग। कि मान लीजिए हमने लिया ये वाला हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन। तो हेक्सा देखो इस प्रकार से आएगा Cr, ये बीबीटी के अनुसार बता रहे हैं बेटा हम, NH3 और NH3 का होल 6, और इस पर क्या है? 3 पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होगा? ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इसमें धनावेश होंगे। तो पहले हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप ये धनावेश होंगे। तो पहले क्या होंगे? ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, किसका? केंद्रीय परमाणु। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते बेटा, कैसे होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम x मान लेते हैं। NH3 का देखोगे तो NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, इंटू 6 करेंगे
है ना, प्लस करेंगे, बराबर क्या करेंगे, देखो इस पे कितने चार्ज हैं, +3, तो +3 हम ऊपर लिख लेंगे, यहाँ लिखा जाए। अब इसमें क्या होगा, x = कितना आ गया, +3। इतनी बात समझ में आ गई। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। तो VVT के अनुसार क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। पहला पोस्टुलेट, पहला जो हमारे पास क्या था, सिद्धांत का पहला नियम था कि जितनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी उतनी वह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। देखो बेटा कैसे, ये है क्रोमियम, और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, ये हमने पढ़ चुके हैं, 3s2, 3p6। सर हाँ, क्रोमियम कितना होता है बेटा, कुछ कह रही थी नीचे, 4s2 और 3d, देखो यहाँ पर कितना होगा, 20, है ना, और यहाँ 5 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा। अब इसमें देखो x = कितना है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। +3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से त्यागेगा और 2 त्यागेगा इसमें से, है ना। तो इसका जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव होगा, इसका देखो बेटा 1s2, 2s2, 2p6, और ये कितना आ जाएगा, 3s2, 3p6, 4s0 हो गए, और 3d कितने हो गए, 5 में से 2 कम कर दो तो 3 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर क्या होगा, 3d में कितने हैं, 3। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाए, इसका जो समन्वय संख्या है, और दूसरा इसकी जो समन्वय संख्या कितनी है बेटा, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिया उसका, ठीक है ना, यानी कि जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है उस पर ऐसा आएगा। इसकी समन्वय संख्या कितनी, समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं बेटा, ये पूछा जाता, बहुत पूछा जाता है बेटा, समन्वय संख्या का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता। समन्वय संख्या कितनी है इसकी, देखो जितने लिगेंड्स होंगे, लिगेंड कितने हैं इसमें, 6 हैं, इसकी समन्वय संख्या भी 6 होगी। 6 होने से क्या हुआ, ये अष्टबलीय दिखाता है। कैसे दिखाता है, अष्टबलीय। अब देखो इसमें से हमें क्या करना है, चलो इसको, मुझे लगता है बेटा ये पूरा नहीं बता पाऊंगा मैं, तो इसको कल बताते हैं, ठीक है बेटा, कल बताते हैं। टाइम भी मुझे लगता है कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 6 भी बज गए हैं, तो इसको पूरा कल बताऊंगा आप लोगों को। और इसको तो समझ में आ जाएगा ना पूरे ढंग से। इसमें अटेंडेंस भी लेनी